अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमी फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। आज एक वाव सिचुएशन देखी गई है। 4000 अबव पॉइंट्स का इजाफा इन अ सिंगल डे देखा गया। स्टॉक मार्केट की पोजीशंस फंडामेंटली स्ट्रांग दिखाई दे रही है। साथ साथ इकोनॉमिक रिवाइवल और जो हम देख रहे हैं इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स, वो बहुत ज़्यादा हायर साइड पे दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट अपडेट्स भी आपको बताएंगे। साथ साथ बहुत सारी न्यूज़ हैं जिसका इम्पैक्ट डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट पे आता है। अगर हम बात करें SIFC के थ्रू इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करें, या फिर अगर हम बात करें ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन के हवाले से, लोकल इकोनॉमी के हवाले से, लोकल जो बिजनेसेस है, ट्रेडर्स हैं, उनके भी जो तासुरात हैं वो अब देख रहे हैं डे बाय डे स्ट्रांग होते हुए। इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो है वो टाइमली मेजर किए जा रहे हैं, यानी कि वक्त के साथ साथ पॉलिसी का तसलसल और वक्त के साथ साथ पॉलिसी को मोल्ड करना। अब हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से, हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इमरजेंसी के जो सम्राट हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिटेल डिस्कशन करेंगे। स्टॉक मार्केट के अपडेट्स अगर हमारे पास हों तो आपको दिखाते चलें। स्टॉक मार्केट की आज पोजीशन काफी स्ट्रांग दिखाई देती है। 4000 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। सो हमारी स्क्रीन पर अगर हम अपडेट्स आपको दिखा सकें तो मार्केट के हवाले से आपको हम ये चलते हैं, स्टॉक मार्केट के अपडेट्स दिखाते हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑन स्क्रीन कि फ्राइडे के दिन के क्या तासुरात थे और आज के दिन के मार्केट के क्या तासुरात हैं। ओपन हुई मार्केट 1,09,513.14 के लेवल पर मार्केट का आगाज हुआ। हायर साइड पे मार्केट गई 1,14,189.71, यानी कि कह रहे थे जो लोग के पास्ट वीक के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी देखी गई, अब ये रोल ओवर वीक स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मार्केट की क्या पोजीशन है। लोअर वाज 1,10,891.35 एंड फाइनली क्लोजर रहा 1,13,924.41 का, यानी कि 4,411.27 का चेंज रहा। एक बुल रन, एक पॉजिटिव बुल रन दिखाई दे रहा है। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो बियर्स का होल्ड हो रहा था तो बुल ने दोबारा कैप्चर करके इस वीक के आगाज से एक फंडामेंटल स्ट्रांग मार्केट दिखाई देती है। और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो अब डेली बेसिस पे हमारे साथ चेंज होती हुई दिखाई देंगी। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिसके एक पॉजिटिव जेस्चर आ रहे हैं। सो आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। बिजनेसेस के हवाले से बात करेंगे। नॉन फाइलर्स का एक हम कह सकते हैं घेरा तंग हो चुका है। आप जो हम कह सकते हैं कि जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं उनमें कोई 1 मिलियन तक की उनको गुंजाइश दी गई है। नेशनल असेंबली से भी ये अप्रूव हो चुका है। ये तमाम चीज़ें FBR की जानिब से ये अब क्लीशेज जाहिर कर दिए गए हैं। ये रूल्स यानी कि रूल ऑफ थंब नॉन फाइलर्स के लिए जो है वो अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है फाइनली। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि नॉन फाइलर्स जो है वो अब अकाउंट के हवाले से जो है अपने जितने बैंक के अंदर पैसे रखते थे, ट्रांजैक्शंस करते थे, उसमें जो है वो अब थोड़ी सी एक कटेलमेंट होगी। साथ साथ हम कह सकते हैं कि उनके सिम के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम अपने एक्सपर्ट से ही पूछेंगे, आपको भी आगाह करते रहेंगे कि नॉन फाइलर जो है वो अब यकीनन नॉन फाइलर की जो कैटेगरी है वो नहीं होनी चाहिए, फाइलर्स के ऊपर ही जोर देना चाहिए। वी हैव अ वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी नदीम रऊफ साहब। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। और हमारे साथ अब से कुछ देर बाद मौजूद होंगे फराज फजल शेख साहब। आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर टैक्स बार एसोसिएशन के, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। और इश्तियाक बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, ओवर स्काइप आप हमारे साथ हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बहुत सारी न्यूज़ हैं जिसका इम्पैक्ट है, बट फर्स्ट मैं चौधरी नदीम साहब से पूछती चलूँ कि नदीम साहब, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे हम बोलते हैं ना, बैक टू बैक हम सुबह जब देखते हैं तो हमारे पास एक ह्यूज बम्पर न्यूज़ रैप होता है जिसके अंदर तमाम ये बातें होती हैं कि एक इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहीं की छोटी सी आ रही है, कोई बड़ी आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, FDI आ रहा है थ्रू SIFC एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। क्या लगता है आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी के नंबर्स अब जो ईयर एंड है एनुअल ईयर का, कैसे आप उसको समराइज करेंगे? थैंक यू वेरी मच नताशा फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए जी, अब चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर होती जा रही हैं। हमारे थोड़ा सा हम जल्दबाजी से काम लेते हैं। जब SIFC बनी थी और उसके 6 महीने बाद मतलब 8 महीने बाद लोग कह रहे थे कि जी क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहे। एक चीज़ जब स्टैब्लिश होती है एक ऑर्गेनाइजेशन और अंडर एक ख़ास पैटर्न में, तो उसको टाइम लगता है उसके संबरात आने पे। नाउ आई थिंक द टाइम इज़ देयर कि जी अब उसके जो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी हम MOUs हम साइन कर रहे हैं या जितनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, उसकी अब वो चीज़ें सामने आएंगी। और दूसरा हम देख रहे हैं कि जी कॉन्स्टेंटली आपका बुल रन चल रहा है इसका स्टॉक एक्सचेंज का।
लोग अक्सर कहते हैं कि जी कारोबार नहीं हमको नजर आ रहे, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ से जा रही है। दिस इज टोटली रॉन्ग परसेप्शन। देखिए स्टॉक रन हमेशा जो है ना वो आपकी इंडिकेटर्स पे काम करती है, आपकी परसेप्शंस पे काम करती है। जब आपको पीछे से इंडिकेटर्स ठीक आ रहे होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आएगी। आप एक साल पीछे उठा के देख लें, हम इन्फ्लेशन कहाँ था, 22% इन्फ्लेशन था, 7.2 इस वक्त आपका इन्फ्लेशन रेट है, 38% था जी, 38% था जी, 38 सॉरी, जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 22% पे था, अब 13% पे आ गया। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको आगे फोर्स ही कर रही हैं कि आपका जो इकॉनमी है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। और इसमें सबसे बड़ा अमल दखल डेफिनेटली SIFC का है, प्लस ये कि जो आपका FDAs है, जितने भी आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, वो आपका एतमाद बहाल हो रहा है कि यार नहीं, अब पीछे एक इदारा बैठा हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अफसरशाही से बाहर निकल के उसको फोकस कर रही है कि जी नहीं, अब जितने भी आपके इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनकी वीज़ा पॉलिसीज़ बहुत हमने नरम कर दी हैं, उनको इन्वेस्टर वीज़ा दिए जा रहे हैं, और आप लेके आए टेबल पर चीज़ कोई भी बड़ी कंपनी। और पाकिस्तान आपको पता है जियोग्राफिकली ऐसी जगह पे लोकेट करता है कि दुनिया की हर कंपनी आके इन्वेस्ट करना चाहती है, बहुत बड़ी मार्केट है, अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया है। पहले मसला ये था कि हमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, अब कम से कम एक चीज़ आने से डायरेक्शन। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दूँ, लास्ट वीक वी मेट लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद साहब, he is SIFC coordinator in GHQ, under the leadership of President Rawalpindi Chamber। उनसे हम जाके मुलाकात की और बड़ा पॉजिटिव उन्होंने जो हमें सारी ब्रीफिंग दी, उसमें जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं जो कि अभी शायद सरफेस पे नहीं आई, जो उन्होंने इन डेप्थ बताया कि आने वाले 6 महीनों में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, बहुत बड़े बड़े JVs होने जा रहे हैं, MOUs साइन होने जा रहे हैं। उनका भी कहना यही था कि जी हमने टाइम लिया इन चीज़ों को, हम चीज़ें जो मैच्योर कर रहे हैं उनके पीछे काफ़ी वर्किंग की है। इट्स नॉट अबाउट कि जी ओवरनाइट सारा कुछ हो गया, 6-6 महीने 8-8 महीने लगे हैं कॉन्फिडेंस बहाल होने में, उनको कॉन्फिडेंस यकीन दहानियाँ कराने में कि जी अब अगर आप इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं पाकिस्तान में तो आपको प्रोटेक्शन भी दी जाएगी, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर भी किया जाएगा, और अगर आपने वहाँ से पैसा कहीं आगे पीछे करना है तो उसका सेफ एग्जिट भी दिया जाएगा। तो पहले जो सबसे बड़े हमारे यहाँ जो इश्यूज थे वो यही थे कि जी हम अगर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहे हैं तो उसका क्या बनेगा, क्योंकि हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल टर्मोइल है या और जो मसले मसाइल हैं उससे जो सबसे बड़ी आपकी रुकावट आती है वो सबसे इन्वेस्टर आपका भागता है, क्योंकि वो बहुत फ्रेजाइल होता है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गई है। आप देखें चाइना बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, जो GCC कंट्रीज़ हैं वो अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आप ऑयल सेक्टर में देख लें, IT सेक्टर में देख लें, आपका जो आपका EV जो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें आपके बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो जो अब जिन लाइंस पे वो वर्क कर रहे हैं डेफिनेटली आप लास्ट 3 मंथ्स देख लें, आपकी मैक्सिमम जो सा है वो आपकी एक्सपोर्ट्स वर्टिकल है, ऊपर की तरफ है, रेमिटेंसेस आपकी आ रही हैं ठीक ठाक, रेमिटेंसेस हमारे एक हम कह सकते हैं हायर साइड पे जा रहे हैं, और ये भी फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री होगा कि रेमिटेंसेस $36 बिलियन को टच करेंगे। गुफ्तगू जारी है, नदीम रऊफ साहब भी मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम आपको रिपोर्ट दिखाएं, एक इकोनॉमिक रिवाइवल या इकोनॉमिक जो हमारे पास परफॉर्मेंस है उसके हवाले से रिपोर्ट है, देखते हैं, फिर इश्तियाक बेग साहब से बात करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। मौजूदा हुकूमत ने माशी इस्तेहकाम को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शामिल करते हुए मुख्तलिफ पॉलिसीज और इक़दामात मुतारिफ कराए हैं। मौजूदा हुकूमत ने माशी खसारे को कम करने के लिए अखराजात में कमी और आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो दी है, जिसके तहत टैक्स नेट को वसी किया जा रहा है और गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू पाया गया है। मौजूदा हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारों के साथ मुज़ाकरात के जरिए कर्जों की शराइत में नरमी हासिल की है ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो सके। बरामदात को फ़रोग देने के लिए खुसूसी मरात और सनती शोबे को सहूलतें फराहम की जा रही हैं। तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए भी अहम मनसूबे शुरू किए गए हैं ताकि मईशत की रफ्तार को तेज किया जा सके। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने सब्सिडी फराहम की है और बुनियादी अशिया की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ तश्कील दी हैं। सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कानूनी इस्लाहात और आसान तजारती पॉलिसीज भी मुतारिफ कराई गई हैं। ताहम इन पॉलिसीज के हकीकी असरात आवाम तक पहुँचाने के लिए मुसलसल अमल दरामद और शफाफियत नागुज़ीर है। मौजूदा हुकूमत के इक़दामात से माली साल 2025 के दौरान शेख और अनूश की बरामदात में नुमायां इजाफा हुआ है। ज़राई शोबे में चावल, सब्जियों और फलों की बरामद में इजाफा हुआ है, जो ज़राई पॉलिसियों की कामयाबी का मज़हर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से बढ़कर 6% और सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7% से बढ़कर 30% हो गई है। महंगाई में बतदरीज कमी देखी जा रही है, जिससे आवाम को फायदा हो रहा है। ये इक़दामात हुकूमत की माशी पॉलिसियों के मुस्बत असरात की अक्कासी करते हैं, ताहम मजीद बेहतरी के लिए पॉलिसियों का तसलसल, मुस्तकिल मिजाज
मिजाजी और शफाफियत ज़रूरी है। जी, आपने रिपोर्ट देखी, मुस्तकिल मिजाजी, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की जानिब से जो दी गई, उसका इम्पैक्ट हम वाज़ेह तौर पे देख रहे हैं। मैं इश्तियाक बेग साहब से इसे पूछना चाहूँगी इस तमाम चीज़ों के ऊपर। इश्तियाक बेग साहब, क्या कहेंगे? एक तो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से बैक टू बैक डिसीजंस लिए गए और 2 साल की हम कह सकते हैं काफ़ी चीज़ें जो कि एक बिल्कुल स्कैटर थी, उसको समेटा गया और अब ग्रोथ की जानिब देखा जा रहा है ये साल। तो कैसे आप डिस्कस करेंगे और कैसे बताएंगे कि ओवरऑल जो पॉलिसीज़ हैं उसके समरात अभी तो आए हैं, बाकी और आने हैं? सही कहा, बिल्कुल मईशत जो है बेहतरी की तरफ गामजन है और आपने कुछ चीज़ें तो मेंशन की हैं और कुछ चीज़ें शायद उसके अंदर रह गई हैं कि देखिए रेमिटेंसेस जो हैं उसमें जो इजाफा हुआ है 4 to 5 बिलियन डॉलर इस साल हमें ज़्यादा मिल रहे हैं। रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा हुआ और पहली बार ये होगा नताशा कि हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हमारी रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगी, यानी कि अगर हमारी एक्सपोर्ट 31 बिलियन भी होती है तो हमारी जो रेमिटेंसेस है वो आप देखेंगे कि 35-36 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। एक्सपोर्ट्स के अंदर जैसा आपको मालूम है कि उसके अंदर भी इजाफा हमारा देखने में आया है और सबसे पॉजिटिव चीज़ जो नताशा मैं देखता हूँ वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। एक वक्त ये था कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो 15 to 16 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच गया था और अब हमने करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा बिल्कुल नील हो गया है, खत्म हो गया है। सर, अब तो हम सरप्लस पे पहुंच गए हैं। अब आ जाइए रिजर्व्स की बात करें। लास्ट इश्तियाक ईयर बेग साहब, अभी हम थोड़ा सा जो है वो आपको पॉज करेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले गुफ्तगू जारी है। इश्तियाक बेग साहब भी हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और मैं चाहती हूँ कि इश्तियाक बेग साहब आप ये बताएं कि एक एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़े से स्टैटिस्टिक्स दिखाते रहे हम स्क्रीन पे, फिर उसके बाद हम इश्तियाक बेग साहब से ही पूछते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्टैटिस्टिक्स के पूरे ईयर की जो एक हम कह सकते हैं ग्रोथ दिखाई दे रही है, खासकर एक्सपोर्ट के नंबर्स की बात की जाए, 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट और हमारी स्क्रीन पर आप कुछ देर बाद देखेंगे जो स्टैटिस्टिक्स हैं, पूरे ईयर के जो हमारे पास नंबर्स हैं वो आप देख रहे हैं वाज़ेह तौर पे। देखें, आप स्क्रीन पे आ रहे हैं आपके पास, वो ये है कि हमारे पास जो ग्रोथ के नंबर्स हैं, यानी कि LSM की ग्रोथ की बात की जाए तो एक वाज़ेह तौर पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम SMEs की ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी एक हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली एक ग्रोइंग जो एक स्ट्रक्चर है वो हमें वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है। आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, सारे स्टैटिस्टिक्स अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहे हैं। खास कर ये इकोनॉमिक हम कह सकते हैं जो राउंड अप की बात की जाए, लास्ट ईयर आपको याद होगा इन्फ्लेशन के नंबर्स 38% थे, अभी हम देख रहे हैं ईयर एंड हो रहा है और ये एनुअल ईयर है। लास्ट ईयर हम कहाँ खड़े थे, यानी कि 38% और अभी हम कहाँ खड़े हैं 4.9% पे। लास्ट ईयर हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% पे था, अभी हमारे पास 13.5% है। इट मीन्स कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी चेंज होते हुए दिखाई दे रही हैं। बिजनेस रिलैक्सेशन हुई है, एक फ्लेक्सिबिलिटी देखी गई है, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देखा गया है। साथ साथ ये भी बात की जाए कि ओवरऑल अगर हम एक्सपोर्ट के नंबर्स की बात करें तो इस बार प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से $50 बिलियन का टारगेट रखा गया है कि एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाए जाएंगे और अब तक की सिचुएशन के मुताबिक टेक्सटाइल के अंदर तकरीबन 20% ग्रोथ देखी गई है, जबकि हम कह सकते हैं कि IT के सेक्टर के अंदर 42% ईयर स्टार्ट के अंदर देखी गई है। मैं मजीद भी बात करूंगी तो मैं नदीम रऊफ साहब से पूछती हूँ। नदीम साहब, एक टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ग्रोथ है, सीमेंट के नंबर्स हैं, हम IT सेक्टर को देख रहे हैं, हम लेदर और जो निटी ग्रिटीज़ में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक अपवर्ड चार्ट का फ्लो है वो दिखाते हुए हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको ओवरऑल जो नंबर्स हैं, ये तो अभी एक एनुअल ईयर तो ख़त्म हो रहा है देखा जाए, लेकिन जो एक बिजनेस ईयर है FY 2024 एंड 2025 वो बाकी है, जस्ट 6 महीने हुए हैं और नंबर्स इतने वाज़ेह हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें पहले जिस तरह पहले भी बात की, 2-3 इसमें फैक्टर्स हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो डॉलर रेट है वो बड़ा इस वक्त स्टेबल है और नेचुरल तरीके से उसको स्टेबल किया हुआ है, अननेचुरल तरीके से नहीं किया हुआ, उससे एक बहुत फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, इस दफ़ा आप एक ख़ास चीज़ देखें
کہ جو آپ کے ایکسپورٹس کے نمبرز ہیں اس میں جو ایکسپورٹس ہیں وہ جو کنونشنل ایکسپورٹ سے ہٹ کے نان کنونشنل کی ایکسپورٹ زیادہ ہے. دس از دا فیکٹر جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اپنے چیمبر کے پلیٹ فارم سے بھی, اور میں نے بھی ہمیشہ بات کی ہے کہ ہماری ٹیکسٹائل تو از نو ڈاؤٹ وی آر پرفارمنگ فرام سو مینی ڈیکیڈز, بیچ میں پلس مائنس آتا رہا ہے, ابھی پھر اس وقت ٹیکسٹائل میں تھوڑا سا ہمارا بوم آ رہا ہے, ایکسپورٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں, لیدر از دیئر جو سرجیکل ہے, بٹ جو نان کنونشنل ہے اور سروسز جو ہیں, آئی ٹی سیکٹر از دا سیکٹر جس میں کہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایئر اسٹارٹ میں 42% گروتھ دیکھی گئی ہے, ٹارگٹ سیٹ کیے گئے. فوڈ اگر ہم ایکسپورٹ دیکھیں, ایگریکلچر سیکٹر کے اندر رائس ایک فینومینل گروتھ دکھائی دے رہی ہے. جب یہ بجٹ آیا تھا اس وقت لگ نہیں رہا تھا کہ تھوڑا سا ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا ڈپریسنگ ہوگا, مے بی کچھ ٹیکسز کے حوالے سے ایشوز تھے, مگر جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کا پوائنٹ آف ویو بھی ہوا, ایف بی آر میں بھی ریفارمز ہوئے. اس کے بارے میں بتائیے. اس میں آپ کا جو میجر فیکٹر ہے نا وہ آپ کا جو ہم پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ جب ہم فائنانس منسٹر کی اگر ہم بات کریں اپنے, تو میرا خیال ہے جو ہم چیزوں کو سمجھ نہیں پائے جب جو انہوں نے اوتھ لیا تھا, ہمارا خیال تھا کہ جی بینکنگ سیکٹر سے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز کو شاید نہیں سمجھتے, مگر ان کے کچھ کیے ہوئے ایسے اقدامات جو لانگ ٹرم تھے اب ثمرات سامنے آ رہے ہیں. اس میں آپ ایکسپورٹس کے پوائنٹ آف سے دیکھ لیں, آپ اس میں اکانومی کے بہتر آپ کا ڈالر کی اسٹیبلٹی دیکھ لیں, آپ کے ریمیٹنسز کے پوائنٹ آف سے دیکھ لیں. اب ایک جو بڑی وجہ ریمیٹنسز کی آنے کی, ایگزیکٹلی اب آپ کا جو گیپ کم ہو گیا نا اوپن مارکیٹ کا اور بینک کا, آپ کے جتنے بھی آپ کے پیسے آ رہے ہیں تھرو پراپر چینل آ رہے ہیں. آپ کو جتنا اوورسیز آپ کا پاکستانی بیٹھا ہوا ہے وہ اب کیوں آپ کا حوالہ کرے گا یا آپ کو نان بینکنگ چینل سے بھیجے گا, آپ کی میکسیمم انسینٹیو آ رہا ہے, آپ کو سیف آپ کا منی یہاں پہ آپ کا لینڈ کر رہا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ لانگ ٹرم تھے, اور میرا خیال ہے آنے والے جو سال ہے 2025 کا, اس میں ہمیں اور بہتری کی طرف جاتی چیزیں نظر آئیں گی, کیونکہ کچھ چیزیں تھیں جن کے آہستہ آہستہ ہمیں انڈیکیٹرز کے طور پہ چیزیں بہتری کی طرف آنے شروع ہو گئی ہیں, اور جو اگلے 6 مہینے میں ہمیں اور بہتری کی طرف لے کے جائیں گی. تو ڈیفینیٹلی اس میں جو ان سے بہت ساری ہم ifs اینڈ بٹس تھے جو کہ آہستہ آہستہ کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. ایس آئی ایف سی منسٹری کا پازیٹیو رول, فوکس ہو کے کام کر رہے ہیں, ہارڈ ڈیسیجن. اچھا اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے, ہم نے جو ٹیکسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی فراز صاحب اس میں زیادہ بات کریں گے, جو تھوڑے سا ہارڈ ڈیسیجنز لیے نا وہ ایک طرح کے نان پولیٹیکل ڈیسیجنز تھے, ٹھیک ہے, بٹ وہ لینے ضروری تھے فار دا اکانومی آف دس کنٹری. نان پولیٹیکل ایز یو آر سیئنگ کہ نان پاپولر تھے. رائٹ, پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ٹیکسیشن دیں, نان فائلر کو آپ فائلر میں لے کے آئیں, بہت مشکل چیز ہوتی ہے, بٹ اس کی پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے لانگ ٹرم کے لیے دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا, میں فراز صاحب آپ کو ویلکم کروں گی. سب سے پہلے فراز صاحب یہ بتائیے کہ جو ہمارے پاس یہ انیشیٹیوز ایف بی آر کے ریفارمز کے تھرو آئے, اس سال کو جو ہم کمپائل کریں تو ہمارے پاس نمبرز اچھے آتے ہیں. ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے آئی ایم ایف کی بھی آلدو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ٹیکس پیئرز کو بڑھانا ہے, تو ٹیکس پیئرز بڑھانے کے لیے, اور پھر جو اوورسیز پیمنٹ کے انسینٹیوز کے حوالے سے بات کی ہم نے کہ آفیشیل چینلز کو یوز کرنا, ان آفیشیل چینلز کو نہیں یوز کرنا, اوور آل جو ہے وہ اسمگلنگ کو ختم کرنا, جو ایک پراپرلی واضح طور پہ آفیشیل طریقہ ہے اس طریقے سے جو ہے وہ کاروبار کا کرنا, یہ آپ سمجھتے ہیں کتنا زیادہ اب کنڈکٹیو ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ جو ایف بی آر کے ریفارمز آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں. جی, تھینک یو ویری مچ فار دا چانس. آل گڈ جی, ماشاء اللہ. خوشی اس بات کی ہے کہ جو ایف بی آر کے ریفارمز ہیں وہ بڑی پازیٹیو سائڈ پہ موو کیے. اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ جو میں دوں گا ڈیجیٹلائزیشن کو دوں گا. ڈیجیٹلائزیشن سے کیا ہوا ہے کہ ہماری جو ٹیکس پے کرنا آسان ہو گیا. اب آن لائن چیزیں ہماری جا رہی ہیں, ہماری ٹیکس پیمنٹس ہو رہی ہیں, ہماری ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ سب چلی گئی ہیں, سویپ سسٹم آرگنائز ہو گیا ہے. اور اب جو نئی انسینٹیو جو آپ نے ذکر کیا, جو نئی چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ بینکنگ چینل کو اور پراپرٹیز کے لیے جو نان فائلرز کا کر دیا کہ اب نان فائلرز آپ اکاؤنٹ نہیں کھول سکیں گے, نان فائلرز جو ہیں وہ آپ پراپرٹی نہیں لے سکیں گے, گاڑی نہیں لے سکیں گے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹیکس نیٹ کو لے کے چلیں گی. اور آلریڈی جو ہم نے بینک کے ساتھ اٹیچمنٹس کی ہیں ایف بی آر کی, آلموسٹ ہمارا ٹیکس نیٹ ڈبل ہوا پاکستان کا. اچھا جی, آلموسٹ. اور اس کا مزید ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اب بینک کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہو گئے ہیں ایف بی آر کے, جس کے مطابق بینک ڈیٹا شیئر کرے گا, ایف بی آر ڈیٹا شیئر کرے گا. اور آلریڈی اگر کسی کے پاس سورس نہیں ہے وہ پراپرٹی لے ہی نہیں سکے گا. اچھا, جو نان فائلر ہیں وہ اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے, ان کا اگر کوئی اس میں کوئی ایسی پرپوزل از ویری گڈ.
प्रपोजल इज़ तो वेरी क्या गुड। उसको कोई और ऑप्शन दिया जाएगा? आसान अकाउंट के हवाले से कुछ बात की जा रही है। देखिए इसके बारे में ये शायद थोड़ा सा प्री हो जाएगी बात, लेकिन क्या इंसेंटिव दिया जाता है और क्या हार्डशिप दी जाती है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही हैं, लेकिन सूनर इज़ बेटर। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इकदाम है। हाँ, अगर उस एक थ्रेश होल्ड तक ज़रूर रखें कि इस थ्रेश होल्ड तक नहीं है तो फिर उसको दे दें, क्योंकि गरीब आदमी को तो हमें तंग और नहीं उसने करना। अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस किया तो एज फिर इन आप 10 लाख के हवाले से या 1 जैसे मिलियन, तो फिर उसका बैंक को रोका जाएगा और उसको कहा Right. जाएगा कि आप टैक्स नेट में आ जाएं। और ये साथ एम्पावर भी किया एफबीआर ने कि अगर उस थ्रेश होल्ड से ऊपर निकल रहा है तो उसका अकाउंट ब्लॉक भी किया जा सकता है, क्योंकि पहले नहीं था। फिर इसमें आप ये देखिए कि जो हमारी इंटरनेशनली हमारा जो पैसा आया बाहर से इस 6 महीने में 2025 के ये 35% इंक्रीज आया है। पहले पिछले साल इसी 6 महीने में $896 अरब $196 था, अब $1100 का टच कर रहे हैं, मींस 1.21 पे हमें, मींस कि 35% ये इंक्रीज़ हमें मिला। अब इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ देखने आप वाली, रेमिटेंसेस की बात कर रहे हैं। जी रेमिटेंस की बात करें, राइट। फिर जो टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स बहुत ख़ास तौर पे आ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंक्रीज़ की है, तो ये सारे गुड साइन में आ रहे हैं। डॉलर बहुत स्टेबल हो गया, नदीम रोज़ साहब ने जिस तरह भी आपको बताया, अच्छा बहुत अच्छा डॉलर स्टेबल और कर रहा है। इनफैक्ट और भी चांस है इसके अंदर, बट जी। एक मार्केट फ्लोट जो वैल्यू है वो जी। हमें कंसिस्टेंट दिखाई देती है। जी अच्छा, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अगर इसी FY जो 2025 है इसके हवाले से ही बात करें तो अभी 6 महीने बाकी हैं, तो जैसे स्टॉक मार्केट हायर साइड पे चले गई, 1 लाख क्रॉस कर गई, ये भी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुआ। रेमिटेंसेस जिस तरीके से कलेक्ट हो रहे हैं तो लग ये रहा है कि ईयर एंड पे ये भी एक नया कोई रिकॉर्ड होगा, वही कायम होगा। तो और भी आपको एक्सपोर्ट या टैक्सेस के हवाले से भी लगता है कोई नया रिकॉर्ड बन जाएगा? देखें, टैक्स जो है वो हम हर साल में टारगेट से अचीव करते हुए ऊपर निकलते हैं। रीज़न बीइंग कि हमारा नया टैक्स पर बहुत आ रहा है, रीज़न बीइंग कि हमारा बाहर से इन्वेस्टर बहुत आ रहा है, और हम अपने जो टारगेट्स हैं उससे ऊपर निकल जाते हैं और आसानी से निकल जाते हैं। जहाँ बात मैंने डिजिटलाइजेशन की थी ना, वहाँ एक बात बड़ी अच्छी है, अगर मैं ऐड करूँ तो जितना भी टैक्स का निज़ाम है ना, इसको आप ह्यूमन लेस कर दें, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना हो, डिजिटाइज कर दें सारा। टोटल पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में है, वहाँ कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, आपको तो कोई ये जो ज़रूरत नहीं है। स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं, तो आपको लगता है कि इससे कंप्यूटर को दें, हाँ कंप्यूटर को दें, ये कौन सा कोई बहुत बड़ा है, दुनिया का निज़ाम कितने बड़े बड़े बिल्कुल। आपके एयर के, आपके रेलवे के, और इतने वो बड़े बड़े निज़ाम बैंकिंग के, इतने बड़े बड़े निज़ाम चल रहे हैं। ये तो एफबीआर का निज़ाम तो बहुत छोटा सा रह जाएगा। राइट। इसको हमारे आप, पास नादरा का कितना अच्छा बहुत बड़ा निज़ाम है। अच्छा, अब नादरा के साथ आपने याद करा दिया, डाटा शेयर किया और इतना हमें टैक्स पेयर वहाँ से मिला, इतना ज़्यादा टैक्स पेयर मिला। तो हम बेसिकली, मैं दोबारा स्ट्रेस करके बात करूँगा कि आप जो ऑर्डर्स हैं, ये जो हमारी असेसमेंट्स होती हैं, इसको आप डिजिटलाइजेशन कर दें, दुनिया में आए, फॉलो करें ना, ये जो जितनी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं इनको फॉलो करें, और आप देखिएगा कि लोगों में एतमाद आएगा। जो इस वक्त मिसट्रस्ट किया ना एफबीआर का, वो निकल जाएगा। राइट। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा नताशा। देखें, इस वक्त हमने एफबीआर को ना एक होली कॉव बनाया हुआ है। हम क्यों नहीं उसमें रिफॉर्म्स लेके आते? ये कई हम अरसे से ये डिमांड कर रहे हैं, चैम्बर के प्लेटफॉर्म से भी, एज ए बिजनेस कम्युनिटी भी, कि खुदारा इसमें रिफॉर्म्स लेके आए। और जिस तरह फराज साहब ने बात की है, इसको जब डिजिटलाइज करेंगे, और हमारे सामने मिसालें, जब नादरा है बैंकिंग सेक्टर, इतना हम दुनिया को सेल आउट कर रही है अपने सिस्टम्स, तो अब इसको क्यों नहीं करते? आप यकीन जाने कि आपके आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट शुड बी मिनिमाइज्ड, और इसमें जब तक मेजर सर्जरी नहीं होगी, रिफॉर्म्स नहीं होंगे, ये चीज़ें नहीं होंगी। और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि हमने इतने बड़े बड़े सख्त डिसीजन जहाँ पे ले लिए, तो ये भी बड़ी आसानी से हम ले सकते हैं। और आप ये नॉन फाइलर जो पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे मुल्क में नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट था, वो भी ऐसा लग रहा है कि अब खत्म हो जाएगा, खत्म जिस होना तरीके चाहिए। से ये मेजर्स अच्छा, दिए दूसरी गए एक हैं। और चीज़ मैं यहाँ जरूर प्लेटफॉर्म से बात करना चाहूँगा कि जो टैक्स पेयर है इस वक्त, जी। उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को जो टैक्स दे रहे हैं, उनको थोड़ा सा इंसेंटिव देना चाहिए उनको। मुख्तलिफ किस्म के उनके मतलब जिस तरह एयरपोर्ट्स हैं आगे, उनके अलग उनका काउंटर होने चाहिए, ताकि जो नॉन फाइलर है उसको इनकरेज भी करना encourage चाहिए करने वाली उन्हें। बात है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन की जानिब से ये जो एक रिपोर्ट पेश की गई है और ईयर एंड के ऊपर, एनुअल ईयर एंड के ऊपर, तो उसमें हमें वाज़ेह तौर पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। मैं इश्तियाक बेग साहब की तरफ जाना चाहूँगी और इश्तियाक बेग साहब से पूछना चाहूँगी, सर, इकोनॉमिक
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फाइनली हम देख रहे थे, जो 2 साल से काफ़ी अनपॉपुलर डिसीजंस लिए जा रहे थे, अब उसके सम्राट आ रहे हैं। अब ये जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर ग्रोथ के स्टैटिस्टिक्स वाजे हैं। आपको क्या लगता है सर, आपका क्या टेक है? देखिए नताशा, लास्ट ईयर इसी वक्त जब मैं आपके एक प्रोग्राम में आया था, तो उस वक्त हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की इकॉनमी डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। हमारे रिजर्व जो थे वो 4 बिलियन से भी कम रह गए थे। इस वक्त माशाल्लाह हम कोई 13 to 14 बिलियन पे खड़े हुए हैं, और इसमें 5 बिलियन डॉलर्स वो नहीं हैं जो कमर्शियल बैंकों के पास हैं। तो हमारी बहुत अच्छी इसके अंदर हमारी आई है। और जैसे आपने ये देखा है कि इस बार जो हमारी सबसे अच्छी ग्रोथ हमें मिलेगी, ये इंटरेस्ट रेट। देखिए, पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हासिल की थी वो शौकत अजीज साहब थे, और उस वक्त इंटरेस्ट रेट 4 या 5% के ऊपर था, जिसके ऊपर ग्रोथ हमारी शायद 8% या 8% से ज्यादा आई थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जो कंटिन्यूसली हमारा डिक्लाइन हो रहा है डिस्काउंट रेट जो है, इसके बाद आप देखेंगे कि हमारी ग्रोथ के अंदर भी इजाफा होगा। क्योंकि अब जो है वो बैंकों से पैसों को निकाल के जहाँ पे 22% के ऊपर रखा हुआ था, अब वो रियल एस्टेट में लगाएंगे, चाहे चीजों में लगाएंगे, स्टॉक में लगाएंगे, तो बहुत बेहतरी इसके अंदर हमारी आएगी। की जिक्र कर रहे थे कि में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि 40% ज्यादा रेवेन्यू का हमने टारगेट रखा है। लास्ट ईयर हमारी 9 ट्रिलियन का था, और हम 13 ट्रिलियन की हमने जब अपना टारगेट रखा है, विच इज अराउंड 40%। दुनिया में कहीं भी इतना एम्बिशियस टारगेट नहीं होता। मैं ये चाहता हूँ कि ये ट्रिलियन जो है हम वो अचीव करें, मगर डेफिनेट इसमें थोड़ा फॉल आएगा, बट हम 35 लेते हैं। आई मीन फिगर यहाँ पे जब आप रेमिटेंसेस की बात कर रही हैं, मुझे आपके साथ एक चीज करनी पड़ेगी कि जब भी हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जाती है, रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ, सब कुछ, जैसे लोग जिनसे बर्दाश्त नहीं होती, अब मुल्क में बात हो रही है कि डिसोबिडिटी की वो चलाई जाए और रेमिटेंसेस को नहीं भेजा जाए, या अगर भेजा भी जाए तो नॉन बैंकिंग चैनल से भेजा जाए। तो मुझे लगता है कि हम अपने मुल्क के साथ कर रहे हैं, क्या हम अच्छा कि इश्ताक बेग साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं आपसे एक और चीज़ पर भी कमेंट चाहूँगी, वो ये कि अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में तकरीबन 11 एयरबस 320 जो है वो ऐड ऑन किए गए हैं। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो न्यू फ्लीट्स इंजन आ रहे हैं, न्यू रूट्स के हवाले से जो हमारे पुराने रूट्स थे वो भी बहाल किए गए हैं यूरोपियन साइड के, और साथ साथ जो इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, तो उससे हम एक बेटर, हम कह सकते हैं, जब हम एसओईज को प्राइवेटाइज करने की बात करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन में भी कुछ बेटर प्राइस मैटर करता है। तो आपको क्या लगता है, खास कर जो न्यू बैक टू बैक चेंजेस आ रही हैं ईवी कार्स के अंदर, चाइनीज इन्वेस्टर्स की जो एक इन्वेस्टमेंट आ रही है एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म से, तो ये चीजें कैसे देखते हैं आप, बैक टू बैक इन्वेस्टमेंट्स और खासकर थोड़ी सी एक रिफॉर्म्स? नताशा, देखिए, पीआईए जो है वो हमारा कौमी इदारा है, और आप यकीन करें कि जब पाकिस्तान का ये फ्लैग उतरता है किसी भी मुल्क में, तो बड़ी खुशी होती है वहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों को। मगर सबसे पहले, इससे पहले कि मैं बतलाऊं कि इसमें क्या बेहतरी आई है, इसको इस तबाही की तरफ ले जाने में किसका हाथ है। इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर एक मिनिस्टर हुआ करते थे, जिन्होंने आके ये की कि पाकिस्तान एयरलाइन की जो पायलट्स हैं उनके चलिए पास इश्ताक बेग साहब, इतने अच्छे नंबर्स हैं, इतनी अच्छी रिपोर्ट्स हैं, तो हम पॉलिटिकल जो है वो थोड़ा सा एक बदजायका नहीं करेंगे अपनी बात को, हम अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट भी आज 1 लाख क्रॉस कर चुकी है, हमारे पास नंबर्स इतने पॉजिटिव हैं, तो हम क्यों पुरानी बातों के ऊपर जो है वो अपना वक्त जाया करें। और खास तौर पे ये जो बजट, ये जो हमें नए रूट्स मिले हैं जिस पर पाबंदी लगी हुई थी, उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसमें बेहतरी आएगी। पीआईए के पास इस वक्त तकरीबन कोई 34 हैं, मगर 19 to 20 इस वक्त ऑपरेशनल हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो जो इसके अंदर ऐड होगा, हमारे रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। खास तौर पे ये जो रूट्स हमारे जो बंद हो गए थे, इसके ऊपर जो हमें खुले हैं यूरोप के, बरतानिया का भी आप देखेंगे कि बहुत जल्द हमें इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। तो उसके बाद जो है उसके अंदर बेहतरी आएगी। और अब पीआईए का मेरे ख्याल से प्राइवेटाइजेशन जो है, हुकूमत भी उसको रिव्यू कर रही है कि उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लाइबिलिटीज़ हैं, उसको शायद कम करके किसी उसको किया जाए। और अब कुछ बाहर के भी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो
PIA इज ए रनिंग हॉर्स, मैं हमेशा ये सोचता हूँ, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये इसमें रिवाइवल आएगा जी। वेल थैंक यू सो मच इश्तियाक बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस हमने ख़ास कर हम देख रहे हैं जो कुछ चीज़ों के रिफॉर्म्स के हवाले से बात की जा रही है, वो सिर्फ एक सेक्टर या एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नहीं बल्कि तमाम सेक्टर्स की एक रेवोल्यूशन जो हम कह सकते हैं रिफॉर्म्स देखी जा रही है। नदीम साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं PIA के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगा। PIA एक ऐसा इदारा है कि मेरा ख्याल है इसमें सिर्फ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे। राइट। ये इतने रूट्स हैं पाकिस्तान के पास और PIA के पास, अगर ठीक तरीके से इसको रन किया जाए और इसको प्राइवेटाइज करके अगर कोई हमारी पाकिस्तानी कोई कंपनी इसको लेती है तो आई थिंक इससे अच्छा गोल्ड माइन कोई नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि अभी तक जो आपका इतिहाद इसको एमिरेट्स को खड़ा करने वाला PIA था। दूसरी आपने बात की जो अभी SIFC के थ्रू चाइनीज MOU आई है, ADM ग्रुप, काफी बड़ा ग्रुप है चाइना का। $350 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से उन्होंने $250 मिलियन EV कार्स में इन्वेस्ट करना है और $90 मिलियन चार्जिंग स्टेशंस हैं जो थ्रू आउट पाकिस्तान लगेंगे। अच्छा, ये B2B है। Exactly. ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो देखते हैं, ये बिजनेस टू बिजनेस है। और इसमें तकरीबन 3000 चार्जिंग स्टेशंस ऑल ओवर पाकिस्तान में लगेंगे। अब हम बात करते हैं ग्रीन पाकिस्तान की, कार्बन फुटप्रिंट्स की, पूरी दुनिया में बात हो रही है और ये सबसे ऐसा मेरा ख्याल इनिशिएटिव है कि जिससे आपका जो मैक्सिमम जो रेवेन्यू आपका जाता है वो पेट्रोलियम में जाता है, जो आप उसे बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और पेट्रोलियम को डिस्करेज करना है। ऑफ कोर्स चलें, पेट्रोलियम की बात हो रही है तो कमोडिटीज अपडेट्स देखते चलते हैं। हमारे पास स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन के कमोडिटीज अपडेट्स आज क्या मौजूद हैं हमारे पास। जी, सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 2,73,449 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 2,34,688 रुपीज़। ये लोकल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस आप देख सकते हैं आज थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 2,622.87 डॉलर, ये भी अब हायर साइड पे इंटरनेशनली गोल्ड प्राइसेस भी दिखाई दे रहे हैं। ऑयल WTI पर बैरल $69.24 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $72.7 डॉलर। अच्छा, ऑयल प्राइसेस के अंदर एक गिरावट देखी जा रही है जो कि इंटरनेशनली रेट कट के बाद एक्सपेक्टेड भी थी और अब हम देख रहे हैं कि ओवरऑल यहाँ पे ये सिचुएशन है। करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं, हमारे पास करेंसी अपडेट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 290.02 के लेवल पर, जबकि सेलिंग वाज 299.54 रुपीज़। UK पाउंड बाइंग रही 349.38 रुपीज़, सेलिंग वाज 350.01। US डॉलर बाइंग रही 278.3, सेलिंग वाज 278.8 and Chinese yuan buying rahi 38.2, selling was 38.27. Nextly GCC currency updates. जी, सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74 रुपीज़, सेलिंग वाज 74.13। UAE दिरहम बाइंग एट 76.16, सेलिंग वाज 76.3। ओमानी रियाल बाइंग रही 723.23 एंड सेलिंग वाज 724.8। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 902.98, सेलिंग वाज 904.5। ये था फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ के लेटेस्ट अपडेट्स। आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक ट्रेंड डिफरेंट दिखाई दे रहा है। मैं लास्ट कमेंट एक फराज साहब से पूछना चाहती हूँ। फराज साहब, नॉन फाइलर्स को एक मैसेज, वन लाइनर जल्दी से देते हैं। मैं ये कहूँगा कि फाइलर होने के जितने एडवांटेजेस अब हो गए, फाइलर हो जाना बेहतर है। एक फियर है जो की वजह से हमें फाइलर हम नहीं होते, वो हमारी आवाम में, वो ये है कि फाइलर होने के बाद जो हमें टैक्स मैन है वो हमारे साथ ट्रीटमेंट क्या करेगा। तो इसका हल, ये भी डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगी ना एक दिन गवर्नमेंट की जानिब से। इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट के पास है जी, वो पहले वाली बात, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट से इसको निकालें। तो टैक्स मैन का जब फियर निकल गया तो ये टैक्स नेट आपका इतना शूट करेगा कि ये सारी रिफॉर्म्स पीछे रह जाएंगी। अब ये फियर क्यों है, ये एक सवाल है। हर बिजनेसमैन, हर बंदा टैक्स देना चाहता है, बट ये है कि ये थोड़ा सा, ये फियर गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी भी है कि वो इसे दूर करे। वेल, थैंक यू सो मच फराज साहब, नदीम साहब, आपने ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की और खासकर ये जो फाइनेंस विंग की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई उस पर के नंबर्स भी आपके साथ डिस्कस किए। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।